तो इस वीडियो में हमारा जो तीसरा थ्योरम है अब हम वो देखेंगे। थ्योरम है कॉर्ड्स ऑफ सर्किल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर आर इक्वल। तो जो इसके पहले हमने थ्योरम पढ़ा था, तो उस थ्योरम में बेसिकली हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई सर्किल है उसमें अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे ए बी और मान लो ये सेंटर हो गया और सी ए सी डी, तो उसमें जो गिवन था कि ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ये क्या उसने बोला था कि इनसे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा। तो इस वाले पार्ट में हमने ये प्रूव किया था कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसमें हमने यही है सीपीसीटी का जो ट्रिपल एस पोस्टुलेट है उसको यूज किया और दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव किया। तो उसमें एक कांग्रुएंसी में एक बेसिक चीज जो है, थोड़ा वो अपन जब ट्राइंगल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, थोड़ा उस पर मैं समझाना भूल गया था तो थोड़ा समझा देता हूँ। तो जैसे सेंटर को मान लो आप ओ है, ठीक है, और आपको मालूम है कि ये रेडियस है इस सर्कल का, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो देखोगे तो आपको दो ट्राइंगल मिल गया। कौन कौन से ट्राइंगल हो गए? ट्राइंगल ओ सी डी एंड ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो देखो हमको तो ये मालूम है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में बोल सकते हो, किसी को भी बोल दो, ओ ए इज इक्वल टू बोल दो ओ सी हो गया एंड ओ बी इज इक्वल टू हो गया ओ डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी है ही है। क्या है? क्यों? क्योंकि ये गिवन है, हम लोग लेकर ही चले थे ना कि दोनों कोर्स इक्वल हैं, दोनों कोर्स इक्वल हैं। तो पोस्टुलेट कौन सा यूज हो जाएगा? ट्रिपल एस वाला, यूजिंग, ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंसी तो क्या कहेंगे, हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ओ सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए बी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा वो बता पाना मुश्किल है कि जो इसमें एक्चुअली जो बेसिक जो टर्म है हम बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एक टर्म यूज किया जाता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो करस्पॉन्डिंग कैसे मिलता है एंगल या वो, तो इसको दो तरीके हैं समझने के लिए। जैसे देखो करस्पॉन्डिंग, जैसे ये ट्राइंगल हो गया हमारा ओ सी डी और दूसरा ट्राइंगल हो गया ओ ए बी। तो देखो करस्पॉन्डिंग कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे देखो थोड़ा ये है कि हमने देखा कि ए वाला साइड आपस में भी इक्वल है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं होता क्या है कि मान लो ये साइड आपने देखी, ये थोड़ा अभी बताना मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन बता देता हूँ। जैसे ये साइड आप पाओगे कि इस साइड के इक्वल है और ये साइड देखोगे किसी किसी में इसके इक्वल होगा। ठीक है, सपोज जैसे ये है, ये मान लो ये आपका 3 है, ये 4 है, ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। और ये मान लो 5 है, ये भी आपका 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी तो हो गया ना, ट्रिपल एस पोस्टुलेट हो गया। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है कि आप देखोगे कि ओ सी इज इक्वल टू ओ ए ऐसे केस में होता है और फिर ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वैसे ही सी डी इज इक्वल टू ए बी होता है। तो जो अभी यहाँ पे तीनों साइड इक्वल हो गए, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल पता कैसे चलेगा? आखिर बताओ, कांग्रुएंट तो हो गए दोनों, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए एक दूसरे के, लेकिन कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? ऐसा तो नहीं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस केस में ये जानना जरूरी है कि किसका कौन सा करस्पॉन्डिंग है। तो देखो इसका एक तरीका मैं बता देता हूँ कि ये कोई मतलब वैसा तरीका नहीं। जैसे जैसे को हमको मालूम है कि ओ सी डी लिखा हमने, ट्राइंगल ओ सी डी इज कांग्रुएंट टू, अब देखो ध्यान देना है,
अगले ट्राइंगल का जब तुम और आप लोग ऑर्डर लिखो तो लिखने तो लिख सकते हो कि वो ए बी ओ, बी ए ओ, बी ओ ए, कुछ भी लिख सकते हो, सभी ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रुएंसी होती है ना तो उसमें आपको ध्यान देना है। देखो ओ सी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, तो आपको ओ ए पहले लिख देना है, अब बच्चा कौन सा, बी। ठीक है, तो ये तरीका देखो, अब इससे आपका सब मैच कर जाएगा। सी डी, ये सी डी यहाँ हो रहा है तो यहाँ ए बी हो रहा है, देखो यहाँ पे सी डी ए बी। अब यहाँ ओ डी हो रहा है, यहाँ ओ बी हो रहा है, तो ओ डी हो गया, ये ओ बी हो गया। ठीक है ना। अब इस तरीके से लिखने से क्या हो जाएगा कि आपने ओ सी डी लिख दिया कांग्रुएंट टू ओ ए बी, ये हो गया। अब देखो आपको जो इस तरीके से लिखने पे क्या हो जाएगा कि आपको जो करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी आराम से मिल जाएंगे। देखो एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए बी। ठीक है, देखो एंगल ओ सी डी कौन सा हुआ, एंगल ओ सी डी ये हुआ, किसके इक्वल है, ओ ए बी के इक्वल ये हुआ। देखो बोला ना। अब इस तरीके से आपको करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी को ध्यान में दो, एंगल अभी ले लो इस ऑर्डर में सी डी ओ, सी डी यानी सी डी फिर ओ, एंगल सी डी ओ, उसी ऑर्डर में इसको भी लो, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। तो देखो सी डी ओ एंगल कौन सा हो गया, सी डी ओ एंगल आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा। ठीक है, सी डी ओ एंगल ये हो जाएगा, तो ए बी ओ कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो सी डी ओ ए बी ओ। अब देखो एक आखिरी, देखो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो बचा कौन सा, यही बचा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी जो ओ वाला बोल सकते हो कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। ये भी देखोगे इसी से सही हो जाएगा। देखो सी ओ फिर डी, पहले सी लिया फिर ओ लिया फिर डी लिया, तो वैसे यहाँ ए ओ फिर बी। ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल लेना आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एंगल सी ओ डी ये हो गया और एंगल ए ओ बी ये हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि इतनी राम गाथा मैंने क्यों सुनाई है। वो इसीलिए सुनाई है कि आप ये बोल सको कि हाँ यही एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने दोबारा सोचा एक बार बता देना ठीक रहेगा। बाकी अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो है ही है, उस तरीके से तो आप लोग कर ही सकते हैं। और हमारा जो तीसरा थ्योरम ये है कि इसमें उल्टा है। उसमें हमने क्या किया था कि जैसे सर्किल था तो सर्किल में हमने कॉर्ड्स इक्वल ले लिए थे, मतलब हमें गिवन था कि ए बी और ये सी डी, वहाँ ये गिवन था कि इसके इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि सेंटर पे जो ये एंगल बनाएंगे हमें उन्हें इक्वल प्रूव करना था। अभी हमें उल्टा करना है। हमें यहाँ पे क्या गिवन रहेगा कि हमें गिवन रहेगा कि ये सर्किल है और दो कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर है। मान लो कहीं भी खींच लो, कोई जरूरी नहीं है, एक कॉर्ड एक यहाँ खींच लो, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। तो उसने बोला है कि अगर दो कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है, दो कॉर्ड है सेंटर पे अगर इक्वल एंगल में, सपोज दैट दोनों यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ये सेंटर हो गया वो। एक चीज यहाँ नोट कर लो कि गिवन क्या है, कि गिवन है एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, या इसको अल्फा रिप्रेजेंट कर दो, ये भी अल्फा हो गया। ठीक है, हमें ये मालूम है कि जो ए वाला कॉर्ड है और ये वाले कॉर्ड, ये दोनों कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो इक्वल हो रहे हैं, ये इक्वल है, यहाँ गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है। तो देख लो, एक चीज जान लो कि ये तो रेडियस है ही है, सर्किल का रेडियस है ओ ए, ओ ए भी रेडियस है। रेडियस के बारे में पहले बताया था, सेंटर से कोई भी लाइन सर्कमफेरेंस से खींचोगे सारे सारे रेडियस होते हैं। ए बी रेडियस, ए बी रेडियस, ए बी रेडियस, रेडियस 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 रेडियस, ठीक है ना, और ए बी रेडियस है। तो
इसको समझने के लिए दिख रहा है, हाँ। तो ले लो। तो टेकिंग ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लेना है? ओ सी डी एंड ट्राइंगल ओ ए बी। अब यहाँ कंफ्यूज आप लोग पूछ सकते हैं, सर ये इस समय लेते समय क्या डिसाइड करना है, किन ऑर्डर में लिखना है? तो देखो, अगर आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये रेडियस नहीं है। हाँ, इसको दूसरा बना ही देता हूँ। हमको गिवन है ए एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, सेंटर हो गया वो। ठीक, हमने ट्राइंगल ले लिया ओसीडी एंड ओएबी। देखो, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी ये रेडियस हुआ, ए बी रेडियस ऑफ द सर्किल हुआ, ए बी रेडियस ऑफ द सर्किल हुआ, ए बी रेडियस ऑफ द सर्किल हुआ, और दोनों कॉर्ड्स हो गए ए बी। हमें यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, और गिवन क्या है? गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है ना, ये जान लो। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया, और हम बोल सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ले लो ओ सी। खैर, आप बोल सकते हो कि ओडी के भी इक्वल तो ले सकते हैं, तो चाहे जिसके इक्वल ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लिख सकते हो कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना है? एंगल सी ओ डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों साइड वैसे भी इक्वल है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी किसी भी ऑर्डर में लिखोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछो क्यों? क्योंकि अगर एक ट्राइंगल है, ये दोनों साइड आपस में भी इक्वल है, तो आपको ये भी मालूम है ना कि इनके जो सामने के एंगल होंगे ये भी इक्वल हो ही जाएंगे। और ये एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो मान लो अगर ये नहीं मालूम है तो अल्फा ले लो। ठीक है, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, देन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर इसमें मान लो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल सेलेक्ट करने में दिक्कत हुई, एक एंगल तो ये दिया है कि इसके इक्वल है, तो अगर आपको करस्पॉन्डिंग आपको आपको लग रहा है कि अरे सर इसके इक्वल होगा कि इसके इक्वल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में वैसे भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो फ्रंट वाले साइड हैं वो इक्वल है। ठीक, आइए आइसोसेलेस ट्रायंगल एक तरीके से बन रहा है। तो मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन होगा, भी फिलहाल इतना ही देखना है। तो हमको ये मिल गया। ठीक है, अब देखना, एक कांग्रुएंसी का पोस्टुलेट है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ये ले लो ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। ठीक है, खैर यहाँ पे यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ तो हमको मालूम है कि ए बी ए सी के इक्वल है ही है, और फिर हमें ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू डी एफ। सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो कहने मतलब ये इसके इक्वल भी हो गया। ठीक, अब हमें पता चला कि ये एंगल भी इसके इक्वल है। तो क्या बोल सकते हो? देखो, ए बी एक साइड हुआ, ठीक है, तो एक साइड, ठीक, बीच में उसका एंगल आया, तो एंगल, फिर दूसरा साइड। ठीक, तो कौन सा पोस्टुलेट बना आपका? एस ए एस। तो कांग्रुएंसी का जो एस ए एस रूल है उसके तहत ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि सपोज ये तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि आपस में ये दोनों भी इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल है। मतलब कहने वाला कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और मान लो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन भी तो हो सकता है ना कि ये ऐसे ट्राइंगल है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो वहां पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए बी जो है आपका, ए बी मान लो डी ई के इक्वल है,
और AC किसके इक्वल है, DF के इक्वल है, और ये एंगल थीटा इसके इक्वल है। तो आप यहाँ देखोगे इंडोली मतलब AB मान लो कितना हो गया आपका 10 हो गया, और ये मान लो 9 है, तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, और ये थीटा मान लो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया। तो वहाँ ऐसा बोलोगे कि AB इज इक्वल टू DE और AC इज इक्वल टू DF और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADF। तो SAS का यूज करते हुए आपको लिखना है कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कैसे लिखना है ये ध्यान देना, मैं बताता हूँ। पहला वाला ट्रायंगल लिख दो ABC, अब दूसरे को किस ऑर्डर में लिखना देना, AB किसके इक्वल है, CD DE के इक्वल है, तो इसको DE ऐसे कर दो, बचा कौन सा F, ठीक है। अब देखो इसमें हो गया कि एंगल A अगर देखोगे तो एंगल D के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर में उसी लिखना है, तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। देखो एंगल ABC लिखो, ABC मतलब इसी ऑर्डर में है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो किसके इक्वल हो जाएगा, DEF, एंगल DEF, ठीक है। फिर एंगल पहले A लो, फिर C लो, फिर B लो, एंगल ACB, ये किसके इक्वल होगा, एंगल DEFE, यानी ये अभी हमने दिखा दिया इसके इक्वल है, और एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के एक दूसरे के इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे यही देखो है, हमने ये चीज देख ली है, तो ऐसे यस लगाओ बाई एस क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAB, ठीक है। अब आपको पहले से मालूम है कि जो OC OD OA OB ये आपस में इक्वल है, ये बचा कौन सा साइड, CD, तो CD और AB इक्वल हो जाएंगे। ये क्यों होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंसी का आप पढ़ोगे ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंसी में यही होता है कि अगर कोई भी दो शेप या कोई भी दो ज्योमेट्रिकल शेप जो है अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सुपर इंपोजेबल होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को अगर दूसरे के ऊपर आपने रखा, ठीक है, तो वो सुपर इंपोजेबल होता है, हो जाते हैं। कहने का मतलब उनके साइड्स भी इक्वल होते हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो हमको जैसे ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो हम बोल सकते हैं, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि आपका CD और AB भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली क्या होती है कि हमें किन्हीं दो शेप के बीच मिनिमम जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं जिसके बेस पे हम ये बोल सकें कि हाँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उसी को हम ये SAS ट्रिपल एस या SAS या ASS, ठीक है, ये सारे पोस्टुलेट का नाम देते हैं, ठीक है, ये ऐसे, तो ये सारी चीजें हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है उस पर हम ध्यान देते हैं। बाद में तो जो होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल हो गए अगर उनके तीनों साइड अलग अलग हैं, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है कि एक साइड इसके इक्वल हो जाएगा, दूसरा किसी के इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा, फिर एंगल ये वाला इसका इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तीनों चीजें होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ, और तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि ये वाली साइड किसके इक्वल है, ये वाली साइड मान लो हमने इसके इक्वल ले लिया, ये वाली साइड किसके इक्वल ले ली, इसके इक्वल ले ली, और ये वाला एंगल दिया है, ये गिवन है, ठीक है, आपको यहाँ गिवन था ये, ठीक है। तो यस यस यूज किया हमने, यस यस कैसे कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और बीच में एंगल, यानी पहला साइड साइड इक्वल, फिर बीच में एंगल आया, फिर साइड, ठीक से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाता है कि अगला जो एक लेफ्ट ओवर साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा अगले के करेस्पॉन्डिंग साइड के साथ। तो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था कि कॉर्ड इक्वल थे, तो हमने प्रूव किया था कि सेंटर पे इक्वल एंगल सब्टेंड करेंगे। इस वाले में क्या रहा कि यहाँ पे हमें कॉर्ड दे रखे थे और वो जो सेंटर पे जो एंगल बना रहे थे ये गिवन था, हमें ये इक्वल दिखाना था, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। देखो जैसे दिया ना, सेम वही कहानी है यहाँ पे, ये रेडियस है, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, और ये एंगल इक्वल ही है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। हमारा जो फोर्थ थ्योरम है, फोर्थ थ्योरम है कि द लाइन
द लाइन joining the center of a circle to the midpoint of chord is perpendicular to the chord। तो एक बार इसको समझा देता हूँ मैं। एक बार यहाँ देख लो, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारी कॉर्ड हो गई ये भी, ठीक है। इसने बोला क्या है कि द लाइन joining the center of the circle to the midpoint, ये जो कॉर्ड हमारा इसका कोई न कोई मिड पॉइंट होगा, तो इस मिड पॉइंट को सेंटर से अगर हम मिलाते हैं, इसने बोला है कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कभी भी कोई भी कार्ड खींचोगे ये मतलब हमेशा सही होगा। ये कॉर्ड खींचा, ये सेंटर है, यहाँ से इसे जो है इसके मिड पॉइंट मिलाओ, मिड पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है ना, मिला दो, परपेंडिकुलर ही होगा। ये कार्ड है तो ये ले लो, इसका मिड पॉइंट हुआ, मिलाओगे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट हुआ, मिलाओगे सेंटर से, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये समझना हमको, और यहाँ पे भी वही हमको कांग्रुएंसी वाला ही रूल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम करते हैं, देखो ये हमारा सर्किल हो गया। सर्किल में हमने एक कॉर्ड बना ली ए बी, इसका सेंटर हो गया। देखो एक चीज ध्यान देना, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमने ले लिया, कितना है, ये हमसे मिड होता है, मिड पॉइंट ले लिया और फिर हमने ड्रॉ किया। मिला दो इसको, अभी हमें एक मिलाना है, ठीक है। बाकी ए वाला भी मिलाओ, ये क्या हो गया, ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। और जब वो भी मिलाओगे तो वो भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो ओ ए ओ बी, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हमने मिला दिया। हमें देखो प्रूफ क्या करना है, हमें ये भी मालूम है, देखो ये भी ध्यान देना, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, ए एम। क्यों, गिवन दैट एम इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, राइट। तो हमको देखो दिया क्या क्या है, ये ध्यान देना है। हमको गिवन है, हम मतलब जो ओ ए ओ बी है तो रेडियस है ही है, तो हमें ये पता है वी है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है ना। और ये प्रूव करने का तरीका क्या है, किसी भी कोई चीज परपेंडिकुलर है तो कैसे प्रूव करोगे, ऐसे ही ना, कि ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर कैसे दिखा दोगे, कि 90 डिग्री दिखा दो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखा दो, क्योंकि एक भी एंगल अगर आपने 90 दिखाई तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये x हो गया, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, अगला भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे कि 90 है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, किसी एक को भी 90 प्रूव करोगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको, अरे क्या हो गया, ठीक है ना। तो हमको ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। तो ठीक है, कुछ करना नहीं है, तो वही अपना कांग्रुएंसी वाला तरीका अपनाओ, ट्रेकिंग ट्राइंगल, कौन कौन सा लोगे, ओ ए एम। देखो आप यहाँ बोल सकते हो सर कि मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी, हाँ ठीक है, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब लिखना कांग्रुएंसी वाले फॉर्म में, उस समय आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स को ध्यान में रखते हुए लिखना पड़ता है, ठीक है। वो आपकी आसानी के लिए होता है, बाकी प्रैक्टिस करने के बाद कोई जरूरी नहीं है, चाहे जैसे भी लिखो आपको पता चल ही जाता है कि कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो एंड एंगल ओ बी एम, ट्राइंगल ओ बी एम। तो हमने देखा कि ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी। दोनों ट्राइंगल अलग से बना भी देते हैं, यहाँ बना देता हूँ मैं, ओ ए एम ओ बी एम,
ठीक है, तो ओ इज इक्वल टू ओ बी हो गया। क्यों? रेडियस ऑफ द, लिखना पड़ता है हर चीज कि आपको पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल। और हम क्या लिख सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू बी एम। ऐसे मत लिख देना ए एम इज इक्वल टू एम बी, लिख सकते हो लेकिन जब ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा। ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्योंकि यहाँ से लेंथ हमने ली तो यहाँ से भी लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक, और एक चीज देखो, ओ एम दोनों में कॉमन है, सीधी सी बात है, उन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही ट्रिपल एस रूल लग जाएगा बाई सी पी सी टी। ये जो सी पी सी टी होता है, यही वो बताता है कि ठीक है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उससे हमें और का रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ट्रिपल एस से हम बोल सकते हैं, ट्रिपल एस यूजिंग ट्रिपल एस पोस्टुलेट, ट्रायंगल ट्रायंगल। अब देखो, इसको चाहे जिस ऑर्डर में लिख दो, ओ ए एम लिख दो। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, अब देखो ओ ए किसके को लिया था हमने, ओ बी के, तो यहाँ लिखना है ट्रायंगल ओ बी एम। ठीक है, तो बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी का फुल फॉर्म जानना है तो ये है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक्चुअली ये सीपीसीटी टर्म हम यूज कब करते हैं, जब हमें ये बताना हो कि ठीक है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाकी के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या है। ठीक है, तो वही बाई सीपीसीटी। देखो हमें तो पहले से मालूम, वो भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है, लेकिन एंगल के बारे में हमको नहीं मालूम है कौन किसके है। तो ठीक है, यहीं तो देख लो ना, दिख जाएगा। एंगल लिखने का तरीका एक्चुअली क्या होता है, अपना फोर्थ में जो भी करना चाहो कर लो, कि एंगल ओ, आप जैसे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे भाई ओ है, यानी ओ वाली जो पार्ट है वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। फिर ए वाला पार्ट ए हो गया, तो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग बी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। देखो बी के करस्पॉन्डिंग, और एम वाला पार्ट एम के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। लेकिन तरीका इसको लिखने का यही है कि आप ऐसे लिखो, ओ ए एम इज इक्वल टू एंगल ओ बी एम। ठीक है, फिर एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, फिर एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। ठीक है, अब इसमें हमारा जो यूज है इसका है। ठीक है, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, सपोज चलो ये थीटा है। ठीक, अब इसमें देखो आके, एंगल ए एम ओ ये भी थीटा हो गया, और एंगल बी एम ओ ये है ना बी एम ओ, ये भी थीटा हो गया। अब आपको मालूम है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा हो गया। अब आपको मालूम है कि ए बी इज ए और, मतलब मोटी मोटा बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो आपको मालूम है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर चाहे जैसे भी खींचो, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम 180 होता है, या ऐसे देख लो ये 180 होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे कि थीटा प्लस थीटा ये कितना हो गया 180 डिग्री, देन टू थीटा ये कुछ हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा ये कुछ हो जाएगा 180 बाई 2 डिग्री। ठीक है ना, इसको ऐसे कर सकते हो कि टू थीटा ये कुछ 180 हुआ, इधर 2 से डिवाइड करो, इधर भी 2 से डिवाइड करो, तो ये आएगा थीटा ये कुछ 90 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया। और हमने क्या बोला था कि अगर कोई लाइन है किसी लाइन पे 90 डिग्री बनाती है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये सी डी है, ये ए बी है, तो हम बोल सकते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमारा थ्योरम क्या था, थ्योरम यही था, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ठीक, हमें यही तो प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था कि सी एम जो है इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हो गया प्रूव। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक ना, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट करिए आप लोग, दोबारा बताऊंगा, जितनी बार समझ में आएगा उतनी बार उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कुछ नहीं है, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़े थे थ्योरम 2 और 3, थ्योरम 2 में क्या था कि जो अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है, और 3 क्या था, वहाँ हमने दोनों कॉर्ड जो है सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो इक्वल हमको दे दिया गया, हमें प्रूव करना था कि हाँ
कॉर्ड जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसको एज ए प्रैक्टिस आप ध्यान में रख लो कि सर्किल के अंदर आपने दो कॉर्ड बनाए, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो इनके द्वारा एंगल जो बनाया जाएगा सेंटर पे, द एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी इक्वल। ठीक है। या उल्टा आपको अगर कहीं ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि उसमें दिखा दिया कि हाँ दो लाइन है जो कि सर्किल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को मिलाकर बनाई गई है और उनके द्वारा जो सेंटर का एंगल बन रहा है वो इक्वल है, आप ऑटोमेटिकली जान लेना कि जो कॉर्ड बन रहा है कॉर्ड भी इक्वल ही होगा। ठीक है ना। तो ये है। अब ये अभी जो हमने बताया कि कोई कॉर्ड है, किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर सेंटर से मीट कराओगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो इसको उल्टा समझ लो कि अगर सेंटर से कोई लाइन है कॉर्ड किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, वो उस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। ये ध्यान देना है। अभी हमने क्या बताया था कि ये कॉर्ड है, ये सेंटर है और इसका मिड पॉइंट ये हमने पहले डिसाइड कर लिया कि इसका मिड पॉइंट है। हमने बोला कि अगर इसको ऐसे मिला दोगे तो परपेंडिकुलर होगा, तो हमने परपेंडिकुलर प्रूफ किया। अभी क्या हमको प्रूफ करना है कि ये सर्किल है, ये कॉर्ड है, हमको ये हमने बता दिया कि भाई हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हमने यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करना है, करेगा। यहाँ हमने क्या लिया था कि ये इक्वली है, ये मिड पॉइंट है। हमने हमने प्रूफ क्या किया कि 90 डिग्री पे आके कट करता है। यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ हमें उल्टा मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है, जो 90 डिग्री पे जो ये लाइन है ओ सी ए बी को मीट करती है, हमें प्रूफ क्या करना है कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। तो ये चीज है, तो कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ इसमें कैसे करना है। तो ये आपका सर्किल हो गया, ये आपका कार्ड हो गया ए बी, ये हो गया सेंटर। सेंटर से हम यहाँ गिवन है, जान बता देते हुए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये सी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है। ये ओ हो गया। तो देखो हमको गिवन क्या है, वी हैव ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल। और हमको ये भी दिया है कि एंगल अगर ये 90 डिग्री है तो भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए है कितना, ये 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि गिवन क्या है, क्योंकि गिवन दैट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, गिवन है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, ऐसे भी लिख सकते हो कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ऐसे बोल सकते हो कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये भी तो बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है कि आपको दोनों ट्राइंगल ले लेने हैं ओ सी ए ओ सी बी। हमको पहले से मालूम है कि इक्वल है, क्या है, रेडियस है, और ये कॉमन हो जाएंगे, ये कॉमन साइड है। ठीक है। तो लिखो ओ ए इज इक्वल टू किसके है, ओ बी। क्यों लिखना पड़ेगा, रेडियस और ओ सी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी, इसको लिख दो कॉमन साइड। और एंगल कौन सा है, ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी। ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज, यहाँ कौन सा तरीका अपनाएंगे। देखो यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है। ये कौन से दोनों एंगल बन गए, आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल जो है ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ बी ओ सी बी, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। तो वैसे ही कांग्रुएंसी का एक पोस्टुलेट होता है आरएचएस। ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री है और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, क्योंकि वो ये क्या है, इसको बोल सकते हैं ना हाइपोटेन्यूज, यानी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है। ठीक है। तो बाय आरएचएस पोस्टुलेट दोनों ट्राइंगल के हो जाएंगे
राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो आरएचएस फर्स्ट मतलब यही हुआ कि आर का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल। तो एक राइट एंगल है, ये देखो। एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब हो गया साइड, ठीक है। आरएचएस इन तीनों का यूज करके क्या हो गया, ये कांग्रुएंट हो गया। तो लिखो इसको कांग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल ओ सी ए इज कांग्रुएंट टू, हमने बोला था ओसी, ओसी के इक्वल है ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है। अब आई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड। ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सी ए के करस्पॉन्डिंग सी बी हो जाएगा। तो सी ए इज इक्वल टू सी बी। अब आ जाओ, देखो सी ए इज इक्वल टू सी बी, हो गया प्रूफ। दैट मीन्स सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसको और भी क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ओ सी, ओ सी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है ना। तो थ्योरम हमारा यही था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो हो गया ना बाइसेक्ट, ठीक। तो बाकी और भी हैं कॉर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, इसमें कोई कमी होती है ऑडियो को छोड़ के, क्योंकि ऑडियो में भी मैं इन्वेस्ट करने के पक्ष में नहीं हूँ, तो कमेंट करिए।